नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जब भी दोस्तों कोई भी हम जीवन में काम करें उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करें तब भी प्लान बनाना पड़ता है, खेती बाड़ी का काम करें तब भी प्लान बनाने पड़ता है, या किसी शादी वादी में जाना हो तो प्लान जरूर बनाते हैं कैसे क्या क्या करना है। उसी तरह से एक अपराधी जब बर्बाद करता है तो वो भी एक प्लान बनाता है, और जब वो प्लान बनाता है वो इतना परफेक्ट प्लान अपने मन में वो बनाता है कि काम करने के बाद, अपराध करने के बाद मैं पकड़ा ना जाऊं, इस तरह से वो प्लान शेप करता है। लेकिन ये जुर्म की दुनिया है, अपराध की दुनिया है। यहाँ अपराध करने के बाद कुछ न कुछ आदमी ऐसी गलतियां अपराधी कर जाता है जिससे जो है उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होता है। अब होता क्या है कि एक शहर में, एक घर में एक महिला बाथरूम में नहा रही है। जब वो बाथरूम में नहा रही है तो उसके फोन की घंटी बजती है, और जब उसके फोन की घंटी बजती है तो वो पत्नी से, अपने पति से कहती है कि जरा देख लेना ये फोन किसका है और ये क्यों आवाज आ रही है, क्यों घंटी बज रही है। तो उसका फोन जो पति होता है वो फोन की घंटी, उसको फोन को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो कहता है कि अभी वो नहा रही हैं, उसके थोड़ी देर बाद बात कर लेना। यहाँ मामला खत्म हो जाता। जैसे ही वो पति चलता है उस फोन को रखने के बाद उस पर जो है मैसेज के कई बार जो है आवाज आती है, जो रिंग होती है मैसेज वाली वो बजने लगती है। तो पुनः लौट के जब वो देखता है और उनको मैसेज को ओपन करता है, और जब ओपन करता है तो उसके पैरों की तले की जमीन खिसक जाती है। मैसेज करने वाला जब वो उसका नाम देखता है तो उसका नाम जेडयू इस तरह से फेक नाम से उसने अपनी आईडी बनाई हुई थी। इस तरह से वो उसका जो फेक नाम होता है उसे वो पता नहीं चल पाता है कि मैसेज करने वाला कौन है। उसका पति जब वो पढ़ता है, मैसेज को देखता है, देखने के बाद वो बहुत क्रोधित होता है और अपनी पत्नी से वो बातचीत इस संबंध में करता है। तो वो कहता है ये किसने ये मैसेज किए हैं। तो पत्नी कहती मैं आपको बता नहीं सकती। 3 बार 4 बार जब वो पत्नी का एक ही जवाब होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, आखिरकार को उसे क्रोध आ जाता है, और क्रोध आने के बाद वो उसकी हाथापाई भी करने लगता है। और लास्ट बात वो कहता अगर तुमने नहीं बताया तो आज के ही बाद आपके रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। अब उस महिला के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि बताती है तब भी मरी और नहीं बताती है तब भी मरी। लेकिन वो पति को फिर पूरी सच्ची घटना बताती है, और जब वो घटना बताती है तब फिर ऐसा होता है कि उस घटना के बताने के बाद 2 मर्डर होते हैं। दोस्तों इस कहानी में लगातार बने रहिए, आपको पता चलेगा कि मर्डर किसने किए, कौन मरने वाला था, क्या ये पूरी कहानी थी। आपसे हमारा अनुरोध विनय है कि जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनसे एक ही आरजू है, बार बार मैं करता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। आप देख तो रहे हैं, सब्सक्राइब बस कर दीजिए, इससे हमें कहानी सुनाने में बड़ा उत्साह और मनोबल प्राप्त होता है। तो ये जो घटना हमने आप तक इंट्रो में बताई वो घटना जो है मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जिंदा दिल शहर पड़ता है, और शहर का नाम होता है इंदौर। इंदौर जो शहर है उसमें एक इलाका लगता है, थाना लगता है, उस थाने का नाम होता है एरोड्रम इलाका। उस थाने का नाम एरोड्रम होता है, और एरोड्रम थाने के अंतर्गत जो क्षेत्र लगता है उसका नाम होता है अशोक नगर। ये घटनाएं जो है अशोक नगर क्षेत्र की हो रही हैं। तो ये जो है घटना अशोक नगर क्षेत्र की है, और ये मामला क्या हुआ था वो पूरा अब आप विस्तार से जाएं, बहुत बड़ी बात हो रही है, मतलब ये बड़ा हो जाता है। तो अब ये ममता नाम की जो महिला है, अशोक नगर की रहने वाली ममता है,
उसके पति का नाम नितिन है। ममता नहा रही है, नितिन ने फोन उठाया, फोन उठाने के बाद बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद वो मारपीट में उतरता, मारपीट के बाद उसे अपनी कहानी बताने पड़ती है। अब जो उसने कहानी बताई, कहानी का लबुलबाज ये था कि जो नितिन है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, वो मार्केट में कुछ अपना काम करता है, और जब वो काम करता है तो जो महिला उसकी पत्नी है वो अपना घर पे अकेली रहती थी। इस तरह से इनका जो है जीवन यापन बढ़िया से चल रहा होता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जिनका जीवन अच्छे से चल रहा होता है। अक्सर करके महिलाओं में एक आदत का है, एक आदत ही को महिलाओं में एक समस्या भी है और आदत भी है कि उन्हें सजने संवरने का बहुत ही शौक होता है, और वो सजने संवरने के लिए सारा यत्न लगाती हैं, यहाँ तक कि वो जो है ब्यूटी पार्लर में भी जाती है। वहाँ एक ये महिला है ममता, वो भी ब्यूटी पार्लर में जाती है, और ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद उसकी जो है ब्यूटी पार्लर की जो संचालिका होती है उसका नाम जो है शर्ता होता है, शर्ता ठाकुर। तो शर्ता ठाकुर से उसकी मुलाकात हो जाती है। अब वो उनकी नियमित ग्राहक हो जाती है, नियमित ग्राहक होने से उनके अच्छे से ताल्लुकात हो जाते हैं, संबंध हो जाते हैं। जब वो लगातार वहाँ जा रही है, लगातार जाने के बाद क्या देखती है कि वहाँ पर एक ममता से एक शख्स मिलने आता है, और उसकी स्मार्ट बॉडी है, देखने में भी सुंदर है, कपड़ों से भी लग रहा था कि वो किसी रईस खानदान से ताल्लुकात रखता है। जब वो चला जाता है, इस बीच में जो आया था, जो शख्स मिलने आया था, उसका नाम था रवि ठाकुर, और जो रवि ठाकुर था वो होटल व्यवसायी था। तो जो एक दो बार उसने शर्ता को यानी ममता को भी देखा था, शर्ता के यहाँ मिलने आए तो उसको भी देखा था, और देखने के बाद वो चला जाता है। जब चला जाता है तो जो है ममता शर्ता को पूछती है कि आखिर ये शख्स कौन है, यहाँ क्या करने आया था। तो वो जो है उसका परिचय देती है। परिचय देने के बाद वो बताती है कि ये हमारा मोबिला भाई है, हमारे भाई बहन के ताल्लुकात हैं, और ये बहुत ही नेक दिल अच्छे इंसान हैं। क्या अच्छे इंसान हैं कि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकती हैं, जो घूमना भी चाहती हैं, एंजॉय करना चाहती हैं, मगर उनके पास पैसे की समस्या है, और पैसे की समस्या के कारण जो वंचित रह जाती हैं। चार धाम यात्रा, मथुरा वृंदावन यात्रा, तमाम तरह की वो यात्राएं का अरेंज करता है, और अपने पैसे से उन महिलाओं के रहने, खाने, पीने, उठने, बैठने यानी घुमाने तक की सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी ये शख्स लेता है, और ये राधे राधे नाम से जो अपना ग्रुप चलाता है। तो जब ये बात ममता सुनती है तो ममता कहती है कि अब कब प्रोग्राम हो रहा, कब जा रहा है। तो बोले अभी तो प्रोग्राम सेट है ही, जाने वाला, उसमें हमारी टिकट भी बुक हो चुकी है। तो ममता कहती है कि ऐसा करो, मेरी भी टिकट बुक करा दो। तो वो कहती है नहीं, ये निहायत ही गरीब महिलाओं के लिए है, आपके लिए ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहती है देख लो, अगर हो जाए तो किसी तरह से मैं भी दर्शन यात्रा कराऊंगा, आपकी वजह से हमें भी कुछ पुण्य लाभ मिलेगा। तो वो कहती है मैं उससे बात करूँगी। समय निकाल के जब वो पुणे आता है तो वो अपना प्रस्ताव रखती है कि साहब एक महिला है, हमारी मित्र है, मिलने वाली है, उस दिन आप आए थे जो बैठी थी, तो वो भी कह रही थी भाई हमें भी चार धाम यात्रा करानी है। तो वो कहता कैसे क्या यात्रा हो जाए, चलो हमें मिलवाइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो वो समय निकाल के उसको ऑफिस में ले जाती है वो महिला, और वो ऑफिस में ले जाने की बातचीत का सिलसिला चलता है। तो वो कहती है हम यात्रा करना चाहते हैं। यात्रा की बात जब आती तो पहले मना करता है, लेकिन एक शर्त वो कहता भी है कि वैसे नहीं थी कोई जगह, लेकिन आप ऐसे शख्स को लेके आई हो, यानी आप शर्ता को लेकर के आई हो, इसलिए मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, चलो मैं आपकी भी व्यवस्था कर देता हूँ, मैं जरूर आपको ले चलेंगे। और जी आश्वस्त हो जाती है। आश्वस्त होने के बाद वो अपने घर चली आती है, तो बहुत खुश होती है, अपने पति को भी बताती है कि इस तरह से मामला बन गया, मैं चार धाम यात्रा को जाऊंगी। पति कहता ठीक है तुम चली जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी यहाँ किसी न किसी तरह से रह लूँगा। दोस्तों वो समय भी आ जाता है जब वो यात्रा शुरू होनी होती है, तो वो महिला सरिता ममता दोनों लोग जो है पहुंच जाती है उसकी ऑफिस में। वहाँ गाड़ी की व्यवस्था होती है। गाड़ी की व्यवस्था होने के बाद वो चार धाम यात्रा के लिए निकल जाते हैं। साथ में वो भी जाता है, नितिन जो रवि ठाकुर है वो भी जाता है। चले जाते हैं।
चले जाने के बाद जब ठहरने का प्रोग्राम आता है तो वहाँ पर एक कमरा इन्हें जो है मिलता है और लोगों को वो उसमें टेंट वगैरह में दूसरे जो आश्रम हैं जो जिन्हें क्या बोलते हैं जो लोग जो है पुण्य धर्म के लिए धर्मशाला वगैरह उनको ठहरा दिया जाता है। लेकिन इस लड़की के लिए जो है यानी सरिता के लिए वो एक होटल बुक कराता है और होटल बुक कराता तो वो कहता है कि साहब मैं क्या बताऊं, होटल सारे बुक हैं यात्रा की धाम की वजह से, अब मेरे पास जो है वो सिंगल बेड रूम भी है, अब आप बताओ तो क्या करें। वो कहते चलो ठीक है मेरा काम चल जाएगा। तो वो जो है उस होटल में दोनों लोग चली जाती हैं, सरिता और ममता। जब सोने का वक्त होता है तो कुछ देर बाद जो है देखो नितिन भी वहां जाते हैं। नितिन पैसे वाला आदमी वही टूर करा रहा है तो वो कॉफी का ऑर्डर करता है। कॉफी के ऑर्डर करने के बाद वो ममता को जो है नींद आने लगती है और वो गहरे आगोश में निद्रा की आगोश में चली जाती है। जब निद्रा के आगोश में चली जाती है तो नितिन नाम का जो शख्स था, पुजारी था, एक जो है धर्म का चोला पहने था लेकिन वो बहुत बड़ा भेड़िया था। अब उस महिला के कपड़े उतारता है, कपड़े उतारने के बाद उससे संबंध बनाता है और संबंध ही नहीं बनाता, उसका जो महिला है, जो लड़की है, जो उसके साथ सरिता आई है, वो उसका वीडियो शूट करती है। वीडियो शूट करने के बाद वो जब इस काम से निवृत्त हो जाता है तो अपने चला जाता है। जब सवेरा होता है, जब वो अपने इस हालत पे देखती है तो उसे रोना आता है। वो समझ जाती है कि मेरे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। अब वो चीखती है, चिल्लाती है तो जो सरिता है वो कहती है मैडम ज़्यादा चीखो चिल्लाओ मती, क्यों तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका मैं वीडियो फोटो भी शूट कर लिए गए हैं, अगर किसी तरह से वो वायरल कर दिए गए तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुम्हारा पति भी तुम्हें जिंदा ही मार डालेगा, बदनामी होगी शो अलग। अब वो महिला डर जाती है। यात्रा तो ऐसी तैसी में गई, यात्रा भी होती है लेकिन उसका जिस्म जो है वो लुट जाता है शरीर। अब वो बहुत परेशान होती है, करे तो करे क्या, घर आ जाती है। अब ये होटल व्यवसायी जब उसको मन लगता है, जब उसको जी चाहता है, तब अपने होटल पे बुलाता है। ये इंदौर का बहुत बड़ा होटल वाला है, इसमें 3 इसके होटल चल रहे होते हैं। तो उन होटलों पे वो बुलाता है और बुलाता ही नहीं है, और जब मन आता है तो इसके कई महिलाओं से, अन्य महिलाओं से इसी तरह से इसने ठगी करके, उनको बरगला करके, बहला करके कई महिलाओं से इसने ताल्लुकात बनाए, उनको वीडियोस बनाए और वीडियोस बनाने के बाद जो है उनको अपने होटलों पे बुलाता है और जो भी बड़े लोग आते उन्हें वो परोसता है और उससे जो कमाई होती है उससे वो, होटल तो उसके नाम के लिए होते, असली कमाई का धंधा ये सुंदर सुंदर महिलाएं, विवाहित महिलाएं, गरीब घर की महिलाएं। मैंने पहले ही बता दिया वीडियो में कि वो गरीब घर की महिलाओं को टारगेट करता था जिससे वो उनका मुंह न खुले और मेरा धंधा सकुशल चलता रहे। तो ये उसके साथ भी हुआ। अब जो है इसके पति को उसने पूरी कहानी ये बताई कि इस तरह से उसने मुझे ब्लैकमेल किया और करता आ रहा है। जब उसका पति नितिन कहता है तो नितिन कहता जिस दिन तुम्हारे साथ पहली बार ये हुआ था तुम्हें मुझे उसी दिन बताना चाहिए था, तुमने नहीं बताया, ये आपकी भूल है। खैर जो हुआ आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, अब हम अपने हिसाब से इसको देखता हूं। तो दोस्तों उसी प्लान के हिसाब से देखता हूं। मैंने बताया जब कोई भी अपराध करता है, कोई काम करता है तो प्लान जरूर बनाता है। इन्होंने भी पति पत्नी जो है क्राइम वो देखे, सीरियल क्राइम देखने के बाद वो भी अपना बनाते हैं और प्लान के मुताबिक दिन तय कर लिया जाता है 9 दिसंबर सन 2023। 9 दिसंबर 2023 को ये ममता है वो अपने स्कूटी से जाती है। स्कूटी से जाने के बाद स्कूटी एक उनकी जानने पहचानने वाली उसके घर छोड़ देती है और उसी महिला के पास जो ब्यूटी पार्लर की महिला है उसका जहाँ घर है उस घर में अशोक नगर में, जो मैंने बताया एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत अशोक नगर है, उस अशोक नगर में घर पर पहुंच जाती है। और घर पर पहुंचने के बाद वहां पर जो है वो महिला से मिलती है। महिला से मिलने के बाद वो अब उसके फोन से वो फोन कराती है कि उनको फोन लगाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो जो फोन लगाता है वो तो इसी का था ही।
अय्यासी था, तो जैसे ही फोन जाता है तो तुरंत वो कार से आता नहीं। अभी जो कहानी थोड़ा सा इसमें शॉर्ट हो गया, जब महिला उसके अंदर आ जाती है, उस महिला से मिलती है, और जैसे ही मिलती है बातचीत का सिलसिला जारी रहता है, उलझा लेती है बातों में। उसी बीच में उसका जो पति है नितिन, वो भी उस महिला के अंतर्गत घर में आ जाता है, और जब घर में आता है तो दोनों लोग उसको मिल करके गला दाब के और उसके इसके जो गर्दन है उसमें चाकू से वार करते हैं, और कई बार करते हैं, तब तक बार करते रहते हैं जब तक कि उस महिला की मौत नहीं हो जाती है। अब उसी महिला के फोन से वो उसको बुलाते हैं, जो मैंने बताया रवि को, और रवि उसी फोन से उसको मैसेज किया जाता है। उसका फोन है महिला का, ममता का नहीं, शर्ता के फोन से वो उसे मैसेज करता है कि आप आ जाइए, और मैं बहुत ही आपसे मिलने की उत्सुक हूँ, बहुत कुछ ऐसा कुछ भी मतलब गंदे सीन वो उसमें भेजता है मैसेज। तो वो उत्सुक होता है, वो आ जाता है, और जैसे ही कार रुकती है, वो इतना करने के बाद जो घर में पानी की टंकी रखी थी वो उसके पीछे छुप जाता है, और जैसे ही वो आता है, अब वो देखता है अरे फोन तो किया था सरिता ने, और ममता यहाँ। तो वो बोला चलो सरिता ने सही, ममता सही, ममता ने सही, गीता सही, गीता ने सही, रामायण सही, तमाम तरह के वो उसको तो चाहिए थी। तो वो जो है वो लिपट जाता है। आने की बात जैसे लिपटता है तो वो कहती है आज आज जो है हम और हिसाब से करेंगे, थोड़ा आंखों पे पट्टी बांधिए, फिर हम अपने बस उतारेंगे, आज मुझे शर्मा रही हूँ। तो वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है, बंधवा लेता है, चलो हमारा अकेला है, कोई बात ही नहीं है। तो जैसे वो पट्टी बांधता है, जो उसका छुपा हुआ पति था वो आकर के उसके पीछे से गर्दन पकड़ता है, चाकू जो है पीछे से यहाँ से घुसेड़ता है, चाकू यहाँ निकल जाता है। फिर वो चाकू निकाल के उस पर बहुत बार करता है, बार पर बार। उसके हाथ में तलवार भी थी, तलवार से फिर वो वार करता है, और तलवार से वार करने के बाद वो जब गिर पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है, फिर भी वार करते हैं। इतना सारा कुछ घटना घटाने के बाद ये दिन की घटना है, और वो आराम से वो वहां से निकल जाते हैं। जो भी कपड़े थे वगैरह वो लाए थे, कपड़े जो खून से सने हुए वो चेंज करते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं, उनकी मोबाइल लेते हैं, और लाने के बाद एक सेफ जगह पे जाते हैं, अपने कपड़े भी जला देते हैं, उनका मोबाइल भी जला देते हैं। अब उनकी जो बेटी है, जो जो सरता है, शर्ता से एक बेटी है, उस बेटी का नाम है निस्ता। निस्ता किसी काम से गई थी, उसका पति भी बाहर काम करता है। जो सरता है वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। बेटा पढ़ाई लिखाई बाहर करता, पति बाहर रहता, अकेली रहती। बेटी थी वो भी कहीं काम से गई थी, तब ये घटना घटी। और उसके बाद बेटी जब 4 बजे के लगभग बेटी आती है, और जब वो किवाड़ खोलती है, किवाड़ खोलने के बाद देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी माँ जो है बेड पर जो मृत अवस्था में पड़ी हुई, उसके वस्त्र अंग वस्त्र जो है यानी कपड़े जो है अर्ध वस्त्र पहने हुए, आधी नंगी है, आधी उघाड़ी है। और जब वो देखती है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो देखती है नीचे उसका मामा पड़ा हुआ होता है। मामा भी अर्धनग्न था। अब वो चीखती चिल्लाती है, चीखने चिल्लाने के बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं। मोहल्ले के लोग इकट्ठे होने के बाद तमाम जो है लोग आ जाते हैं, हुजूम आ जाता है। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस एंड्रॉइड मैंने अभी बताया, जो थाना एरोड्रम थाना की जो पुलिस है वो आ जाती है, फॉरेंसिक टीम आ जाती है, तमाम जो होते हैं लोग बाग पुलिस के वो सारे लोग आते हैं, उस डेड बॉडियों को उठाते हैं, और उठाने के बाद जो है वो उनको पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज देते हैं। इतना होने के बाद अब पुलिस अपने हिसाब से तफ्तीश करती है। 50 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। 100 से कैमरे जो लगे थे उनको चेकअप किया जाता है। चेकअप जब किया जाता है तो एक कैमरे में एक कवर किए हुए महिला और एक पुरुष उसमें कैमरे में जो है उसमें सीसीटीवी में दिखाई देता है। और जब वो उसके मोहल्ले के लोगों को दिखाता है तो एक महिला की सहजी चीख निकल जाती है, और वो कहती है अरे ये तो जो है ममता है। बस पुलिस को इतना क्लू काफी था। फिर उस महिला से पूछा जाता है तो उस महिला ने उसकी चाल ढाल से देख करके पहचान लिया था कि ये ममता है। अब ममता को टेस्ट किया जाता है। जब ममता को टेस्ट किया जाता है, नेत्र को टेस्ट किया जाता है, घर पर आते हैं, घर पर ताले लगे होते हैं, भाग गए होते हैं। अब जो शक था वो
पूरा यकीन में बदल जाता है। आखिरकार को पुलिस अपना पूरा जाल बिछाती है। जाल बिछाने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद वो जो है पूरी कहानी उसे तोते की तरह कहानी बताती है, और कहानी वो यही बताती है कि इसने मुझे मेरे साथ धोखा किया, और धोखा करने के बाद यात्रा के नाम पर मेरा शोषण किया, मुझे औरों के साथ परोसने की इसने कोशिश की, और जो मैं उसके लिए मना करती थी तो ये हमें धमकी देता था कि हम आपके फोटोज वगैरह जो है वायरल कर देंगे। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन बार बार मैं कहता हूँ जागरूकता। तो दोस्तों, हम फिर कहते हैं कि सारी समस्या की जड़ भ्रष्टाचार और लोभ है। जहां आपने लोभ किया, आपके साथ गलत जरूर होगा। जो महिला ने लोभ किया उसके साथ भी गलत हुआ, और इसने जो भ्रष्टाचार किया उसके साथ भी गलत हुआ। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिन्होंने किया उनके घर जाके देखो। नमस्कार, धन्यवाद।